नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशन, ये सब भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से कहीं ना कहीं तय है, लेकिन आगे जो हम किसी भी फर्म की या इंडिविजुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हम उन फिक्स चीज़ों को एज बेस, एज रूल्स, समथिंग मान के चलते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका नाम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सही है, क्योंकि जब आप उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड करने लगते हो तो फिर आपको फिर सारे नाम जोड़ना चाहिए और वो चैप्टर का नाम नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग नाम से मान सकते हैं आप। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम इसमें। हो सकता हो बाय चांस कि ये 2 वीडियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, देखेंगे जैसा होगा आगे। जी देखिए, क्या है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेंशन है, यानी पुराने ज़माने से चली आ रही चीज़ें हैं। ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो गया? वो रूल्स रेगुलेशन जो सभी रिस्पेक्टफुली फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ के फिर अकाउंटिंग करेंगे तो हम ज़्यादा करेक्ट, बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अपना काम। तो इसको कॉमनली GAAP, गैप्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये बेसिक रूल हैं जो बताते हैं कि क्या पैरामीटर और क्या कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करेगी। ठीक है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जो प्रैक्टिस है वो स्टैंडर्डाइज हो सके, मतलब एक जैसी हो सके, सही और एक जैसी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो केवल सजेस्टरी होते थे, मतलब कि आपको सजेस्ट किया गया कि नहीं यूज़ करें, लेकिन धीमे धीमे जैसे समय बीतता गया ये कंपलसरी हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA ने क्या कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। जैसा कि हमें चैप्टर का नाम भी बात बताई जा रही थी कि एक ऐसा बेसिस है, एक ऐसा सेटलमेंट है जिसके अंदर रह के हमें प्रैक्टिस करनी होती है अकाउंटिंग। ठीक है। वो सेटल्ड बेसिस किस चीज़ का है? वो है लॉज का, रूल्स का। ठीक है। क्या क्या चीज़ें आएंगी अब देखिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन आएंगे, है ना, प्रिंसिपल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ये वो एजम्पशन या फंडामेंटल प्रोपोजिशन है जिसमें अकाउंटिंग चलती है। ये अक्सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, मतलब कि रूल्स जो बनाए गए और सभी ने माने। ठीक है। किस चीज़ के रूल्स? कि हम किस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें। जबकि कन्वेंशन क्या है? ये कई समय से अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की जा रही थी, तो पाया गया कि हाँ भाई, इस तरीके से करने में ये चीज़ अच्छी रहती है, उस तरीके से करने में ये चीज़ अच्छी रहती है। ऐसे प्रथाएं नहीं चली आती हैं, वैसे अकाउंटिंग में कई सारी प्रथाएं चली आ रही हैं, इनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। ये बदली जा सकती हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होती है, बट ये माना जाता है कि इन्हें फॉलो करेंगे तो आप इजीली, स्मूथली जो है बिजनेस को रन कर पाएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका पूरा हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन सभी चीज़ें जो ऊपर दोनों चीज़ें दी गई हैं या इस कैटेगरी में आने वाले और भी चीज़ें, उनके फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो ये मैन मेड है, बिल्कुल मैन मेड है ऑफ कोर्स। इसमें कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं लग रहा है कि वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। ये कहा जाता है कि अगर ये मौजूद हैं तो
ये सभी इंटरप्राइजेस को यूज़ करने चाहिए यूनिफॉर्मली, ठीक है, और सभी को उनकी समझ भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ये रिजिड नहीं होते, समय के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से बदले जाते हैं कलेक्टिव ग्रोथ के लिए और सभी की सहमति से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, जैसा कि अभी हमने पीछे बोला कि सभी लोग सहमत होते हैं, सभी लोग उस चीज़ पे एग्रीड होते हैं अक्सर। अब देखिए क्या चीज़ें होती हैं जो ये साबित करती है कि भाई ये जनरली एक्सेप्टेबल हो जाएंगे या ये तय करती है। पहली चीज़ रेलेवेंस, मतलब कि क्या वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे हैं कि उन्हें बेस बना के हम अकाउंटिंग कंप्लीट करें तो जो इन्फॉर्मेशन निकले प्रोड्यूस हो वो इन्फॉर्मेशन सच में यूजर्स के लिए यूजफुल। भाई अकाउंटिंग हम किन के लिए करते हैं, यूजर्स के लिए करते हैं, तो उनके लिए यूजफुल सच में प्रूफ हो, है ना, तभी वो रेलेवेंट कहलाएंगे प्रिंसिपल्स, वरना तो वो किसी काम के नहीं होंगे हमारे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, वो किसी भी पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस ना हो, वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हो, एम को पूरा करने के लिए बने हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसके पर्सनल बायस की वजह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बदल जाए, मिसलीडिंग हो जाए, है ना। फीजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तभी फीजिबल होते हैं जब वो अप्लाई हो सकें किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के बिना या एक्स्ट्रा कॉस्ट के बिना। नेसेसिटी क्या है, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल चाहिए ही चाहिए, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, सब लोगों की एक जैसी हो। ऑफ कोर्स फिगर्स एक जैसे ना हो, बट कोई भी यूजर हो वो अगर एक फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले फिर दूसरे के लिए तीसरे के लिए, तो ऐसा ना हो जैसे हर बार समझना पड़े कि ये कैसे बनी है ना, एकदम शुरुआत से ना शुरू करना पड़े हर चीज उसको, ठीक है। कंपैरिजन उसे चाहिए हो तो इजीली कर पाए वो। अब बात आती है फंडामेंटल अकाउंटिंग या कॉन्सेप्ट जिसे हम कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो लंबे समय तक चलने के कारण और किसी को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है तो उसके द्वारा फॉलो की जानी, माना जाता है कि फॉलो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। पहला एजम्पशन क्यों बोला गया, एक बात ये भी है क्योंकि इन सब चीज़ों को ये मान के चलते हैं तो हो पाता है सही प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन, इसमें क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एक बार शुरू हुआ है तो वो इसलिए शुरू नहीं हुआ है कि वो 5 साल बाद या 10 साल बाद बंद करा जाएगा, वो नेवर एंडिंग है, वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसा मान के ही हम हर चीज़ करते हैं, ठीक है। वरना हम बड़े जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करें ही ना, हम मशीन खरीदें ही ना अगर हम ये सोचें कि यार मशीन तो 10 साल की कैपेसिटी वाली है पर हम तो अपना बिजनेस 5 साल में बंद करने वाले हैं। या क्या क्या जो है 10 साल की इसकी कैपेसिटी है कि 10 साल तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा कि हम इसका सामान बना बना के बेच पाए और मशीन की कॉस्ट रिकवर हो पाए, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो पाए। तो हाँ, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है और हमारे डिसीजंस अकाउंटिंग बेस्ड, कैलकुलेशन सब उसी पे बेस्ड होंगे। अगर हम कोई मशीनरी लेके आते हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि ये 10 साल तक चलती रहेगी तो हम उसका जो डिप्रिशिएशन है वो 10 से ही डिवाइड करेंगे, 10 ईयर्स में हम उसका पूरा डिप्रिशिएशन कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भाई क्या पता हमारा बिजनेस 4 ही साल चले तो हम इसको 25% डिप्रिशिएशन लगा दें हर साल, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों को अगर ये बात ना समझ में आई हो कि ये 25% डिप्रिशिएशन 4 साल की क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि आपको ये मान के चलना है अकाउंटिंग करते समय कि आपका बिजनेस हमेशा चलने वाला है, ठीक है, बंद नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अगर किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से चला रहे हैं उसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे डिप्रिशिएशन का एग्जांपल दिया गया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सब आप अभी आगे पढ़ोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है।
लेकिन दोनों मेथड से अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलता है और वो अलग अलग समय तक चलता है। जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू का मान लीजिए 7 साल चलना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का उसी मशीनरी उसी एसेट पर जो है 6.5 साल या 6 साल चलना है, तो अब हम दोनों मेथड नहीं बदल सकते बीच बीच में कि हमने ईयर 1 में जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाया और ईयर 2 में स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंट रहना है हमें। कोई भी चीज़ जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से अगर हम कोई बेस्ट चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं सोच विचार के बहुत अच्छे से, तो वो हमें चलाते रहनी है, उसे बदलना नहीं है कि हर साल हमारी अकाउंटिंग करने का तरीका बदला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी डेप्रिसिएशन के अलावा भी, ये तो एग्जाम्पल था केवल। एक्रूअल अजम्पशन, सही बात है। ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा जैसे ही जो है वो ट्रांजेक्शन में कंपनी या बिजनेस एंटर हुआ, ना कि जब सेटलमेंट हुआ। मान लीजिए बिजनेस ए के अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, बिजनेस ए ने बिजनेस बी को कुछ सामान बेचा उधार में, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का। अब वो सामान आज ही हमारा बिक गया जैसे ही हमने सामान दिया। ये नहीं कि अगर वो पैसा कह रहा है अगले महीने देगा तो हम अगले महीने चढ़ाएंगे अपने अकाउंट्स में कि हमारा सामान बिका। जी नहीं, हम अभी ही चढ़ाएंगे जब हमारा सामान बिक रहा है। इसे बिकना ही माना जाएगा, चाहे वो कैश पे हो चाहे वर्बल क्रेडिट पे हो, किसी प्रॉमिसरी नोट पे हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्रूअल अजम्पशन। ये कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर उस अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंस हुआ है तो उसी समय नोट होना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें दिए, इतने की जरूरत है नहीं हमें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या क्या है। अकाउंटिंग एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, बिजनेस और बिजनेस का ओनर हमेशा अलग अलग एंटिटी रहेंगे, कभी भी इनको मिक्स नहीं किया जाएगा, स्पेशली अकाउंटिंग में। क्योंकि अकाउंटिंग में माना जाता है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसने बिजनेस के ओनर यानी कि प्रोप्राइटर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, जिसे वो कैपिटल बोलता है, वो अपने अकाउंट्स में। और वो जो उधार है वो कभी ना कभी हमें प्रॉफिट सहित वापस करना है। ठीक है, वो एक तरीके का डेट है। ठीक है, हर तरीके की फर्म में चलता है, इवन सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा ही चले तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हमें वही अकाउंटिंग करनी है उन्हीं चीज़ों की जो मनी में मेजर्ड हो सकें। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो मैनेजर है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हम अकाउंटिंग में नोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये कहें कि जब से ये वाला मैनेजर को हमने अपॉइंट किया है तब से हर महीने 7% की फॉर एग्जांपल सेल्स में ग्रोथ हो रही है, तो ये अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड होता है अकाउंटिंग करने का कि हाँ भाई हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल, हर 2 साल, हर दिन, हर वीकेंड पे कोई एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि हाँ भाई इस समय पे हम अकाउंटिंग किया करेंगे पिछले पूरे उस पीरियड की। अब ज़्यादातर ये 1 ईयर होता है और 1 ईयर भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकते हैं, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकते हैं, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर भी हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड पहले ही एक फिक्स कर लिया जाता है और उसी पे काम किया जाता है। ज़्यादातर ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, जैसा मैंने भी बताया था आपको, प्लस ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, ज़्यादातर, हर जगह नहीं। तो उसको सेम रखना चाहिए हमें हमेशा, है ना, बदलते नहीं रहना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड को। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यानी कि आपको यूजर्स जिनके लिए आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उनको उन तक आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही पहुंचानी है, बिल्कुल सेफ, क्लीन, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी झोल के, आपको एकदम साफ सुथरा पहुंचाना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। फुल डिस्क्लोजर अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पे होता भी है। ठीक है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ऐसी ही चीज आप रिकॉर्ड करें जिसका कोई मतलब बनता हो आपके लिए। आपने जो है रिपेयर, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के रिपेयर्स में 2.5 लाख दिए,
तो अब जो 10 लाख की कंपनी होगी, 20 लाख की कंपनी होगी, मान लीजिए एक बार को 50 लाख की कंपनी होगी ना, उसके लिए भी ये चीज़ मैटर करेगी, क्योंकि उसके अंदर 5% का खर्चा आया होगा टर्नओवर के मुकाबले। की कंपनी का मतलब क्या है कि हर साल का टर्नओवर, की इतने रुपए की हम सेल्स करते हैं, उसे टर्नओवर कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है इसमें पूरा पूरा प्रॉफिट हो, 10%, 20%, 50% प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये टोटल अमाउंट होता है सेल्स का। अब ऐसी कंपनी जो 15 करोड़ में का टर्नओवर है जिसका, उसके लिए बिल्डिंग के रिपेयर में 2.5 लाख खर्च हो जाना मटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ जो मटेरियल हो किसी कंपनी के लिए वही नोट की जाती है, फालतू चीज़ें नोट नहीं की जाती हैं। कई बार कुछ कंपनियां बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं, तो वो एक पेटी कैश बुक अलग से बना लेती है, ताकि मेन अकाउंट्स में उसको केवल दिखाना पड़े कि हमने पेटी कैश बुक में हर महीने इतना इतना डाला, इतना इतना निकाला, ज़्यादा एंट्रीज ना करनी पड़ेगा। और पेटी कैश से छोटे खर्चे, न्यूज़पेपर, टी ब्रेक की टी, है ना, कुछ रिफ्रेशमेंट, मोबाइल रिचार्ज, किसी इंपॉर्टेंट कॉलिंग करने वाले पर्सन का बिजनेस में जो बैठता हो, हाँ, ऐसे छोटे खर्चे वहाँ से किए जाते हैं। फिर आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, मतलब कि पुरानी सोच, रूढ़िवादी जो सोच है ना, वो कंजर्वेटिव कहते हैं उसे। वैसा एक सोच हमारे यहाँ भी अकाउंटेंसी में है और बहुत फायदेमंद है। वो क्या है? वो कहती है कि भाई डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, है ना। आप अभी आगे पढ़ोगे अकाउंटेंसी, आगे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेंगे, 2 वर्ड सुनने में आएंगे आपके, डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स। ये डाउटफुल डेब्ट यानी कि वो डेब्ट है, डेब्ट मतलब क्या कि किसी ने आपसे उधार लिया, है ना, उसे डेब्ट कहते हैं, वो वाले उधार को। तो कोई ऐसी डेब्ट जो लोगों ने आपसे ले रखी है कुछ समय के लिए, या आपसे उधार सामान खरीदा था, पैसे अभी तक नहीं पे किए हैं, ऐसी डेब्ट्स में से कुछ होती हैं जो हो सकता हो कि आगे जाके लॉस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब हमें उसका पेमेंट कभी भी रिसीव ही ना हो। तो जो ऐसा चांस हमें जब दिखने लगता है तो उसे हम डाउटफुल डेब्ट कहते हैं, और जब हमें श्योर हो जाता है कि ये पैसा हमें कभी नहीं मिलेगा तो हम उसे बैड डेब्ट लिखते हैं। तो ऐसी चीजें हम क्यों अकाउंटिंग में अकाउंट लेते हैं, अकाउंट करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें हमेशा पॉसिबल लॉसेस को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, कि हम एंटिसिपेट करें कि हमें आगे कैसा प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको अकाउंट कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए जो प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल कॉस्ट का, वो ये था कि जैसे हम किसी एसेट में डिप्रिशिएशन लगा रहे हैं 10% ऑन कॉस्ट, तो हम हमेशा जो उसकी पहली कॉस्ट थी जब वो खरीदा गया था तभी की कॉस्ट पे लगाते हैं। ये नहीं कि आज के ज़माने में वो नया लेने चले तो वैसा ही महंगा मिलेगा तो इसीलिए हम उस नए रेट का 10% अपने पुराने आइटम पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करते, हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। सॉरी, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को उसकी कैटेगरी में डालें, उसके मैच करते हुए एरिया में ही कैटेगराइज करें। जैसे हर तरीके की इनकम रेवेन्यूज में जाएगी, हर तरीके के खर्चे छोटे बड़े एक्सपेंसेस में जाएंगे, तभी हमें सही प्रॉफिट लॉस का पता लगेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंसेस हैं उसको रेवेन्यू से मैच करें, ताकि कैश रिसीव्ड कितना था, कैश पेड कितना था, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था, ये मैच हो जाए, ये टैली हो जाए, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल, ये कहा जाता है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमेशा दो चीज़ों को इफेक्ट करता है। हो सकता है वो एक एसेट बढ़ाए एक एसेट घटाए, और साइमल्टेनियसली इफेक्ट करता है, और बिल्कुल बैलेंसिंग रखते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन की। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन भी चैप्टर आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। जैसे यहाँ दी हुई है, एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर, जैसे हम बोल सकते हैं एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि ओनर का जो पैसा लगा है प्लस जो हमने मार्केट से किसी न किसी रूप में उधार का रखा है, उसको मिला के ही हमारे सारे एसेट्स की वैल्यू आती है, ठीक है। और डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? कहता है कि भाई हर ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट करेगा, और इस तरह से इफेक्ट करेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी। कैसे करेगा? या तो वो एक एसेट घटाएगा और उतने से ही एक एसेट बढ़ा देगा, जिससे क्या हो कि दोनों तरफ कोई चेंज ना हो,
अब खुद देखो, अगर इक्विटी और कैपिटल या लाइबिलिटी सब एक तरफ है और कैश और एसेट एक तरफ है, तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने बिल्डिंग खरीदी तो हमारा कैश घटा और बिल्डिंग उतने से ही बढ़ गई, तो हमारा ये कैश टोटल जो है क्या होगा, एसेट्स अनचेंज्ड रह गए, है ना। ऐसे ही कभी कभी होता है कि जितने से एसेट बढ़ा उतने से ही लाइबिलिटी बढ़ी, कभी कभी होता है जितने से एसेट घटा उतने से ही लाइबिलिटी घटी, या जितने से कोई लाइबिलिटी बढ़ी उतने से ही कोई दूसरी लाइबिलिटी घट गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहती है, लेकिन हर केस में डुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब कि दो चीजें इफेक्ट हो ही रही होती हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें से क्या रेवेन्यू हो रहा है या क्या रेवेन्यू होने वाला है, उसी पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को एज सच एमआरपी पे नोट कर लिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है कि हर ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग में लिया जा रहा है उसका कोई ना कोई प्रूफ हो, किसी का इनवॉइस हो, कैश मेमो हो, सेल्स बिल हो, कोई गुड्स हो तो स्वयं हो, है ना। तो ताकि जब ऑडिट हो या चेकिंग हो उस कंपनी की, तो उसकी अकाउंटिंग इस तरह से की गई हो कि हर चीज का सबूत, एविडेंस मौजूद रहे, ठीक है। Accounting standards. The rise in diversity, complexity, and globalization of business made the study of accounting information important and essential. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो डाइवर्स हो, वो काफ़ी तेज़ी से डाइवर्स हो रही, कॉम्प्लेक्स हो रही, ग्लोबलाइज हो रही जो बिजनेस है ना, उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल बना दिया है। लेकिन पॉलिसीज फिर भी सब फर्म अपनी अपनी हो सकता है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1973 में IFRS बना था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, सॉरी बना था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, जिसका अब नाम कर दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, ठीक है। इसका क्या क्या काम है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, उन्हें पब्लिश करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है उन स्टैंडर्ड्स की। और क्या फायदा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रोड्यूस प्रोसीजर्स रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल। देखिए, जो भी रूल रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, हम यही चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि उससे एक तरह से काम सीखा तो अब उसका तरीका बदलवाया ना जाए, इसी तरह से उसमें सेटल हुआ है उसे इसी की प्रैक्टिस करने दी जाए। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस तरह की चीज़ें बदलते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए इम्प्रूवमेंट और हार्मोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है उसको रेगुलेट करते समय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है, देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, सब कुछ दिया होता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए वही सब आता है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, ये सब नाम कॉमन है। फिर एडवांटेजेस, प्रोज, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, नीड, ये सब एक तरीके के पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। क्या है नेचर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या है, गाइडलाइन है जो फ्रेमवर्क बताती हैं जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं, प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो क्रेडिबल रहे, भरोसेमंद रहे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसमें एक समानता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट किया गया है। ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एक दूसरे से कंपैरिजन, है ना, ये सब चीज़ें देखते हुए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या देखते हुए बनाए जाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंट्री के लॉज, इन सबको देखते हुए। समय समय पे इनको जरूरत के हिसाब से बदला भी जाता है।
और अगर कहीं पे ऐसा हो कि कन्फ्लिक्ट हो जो मेन कंट्री का लॉ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमेशा लॉ को ही ऊपर वैल्यू दी जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मैंडेटरी नेचर को, ऐसे कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है, हालांकि हर कोई नहीं करता है लेकिन फिर भी कहा तो जाता है और वो काफ़ी लोग करते भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड have also been made flexible in the sense that where alternative accounting principle are acceptable। सही बात है। an interval may adopt any of the practical very suitable disclosure। अब जैसे आप चाहो तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से। एक बार आपको बता ही देता हूँ रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10% डिप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं और हमारी मशीनरी 20,000 की है, तो पहले साल उसमें 2,000 लगेगा डिप्रिसिएशन, बचेगा 18,000। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि सेकेंड ईयर में 18,000 का 10% रहेगा, मतलब जो वैल्यू राइट डाउन हुई नीचे लिख के आई पिछले साल का डिप्रिसिएशन हटाने के बाद, उस पर अब इस साल डिप्रिसिएशन उस पर लगेगा 10%। तो अब 18,000 में से 1,800 गायब हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो डिप्रिसिएशन लगेगा हर साल उतने ही रुपए का लगेगा, कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या है, ये रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिससे कि मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हो सके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है। ये सब कॉमन रूल्स पे होते हैं, लोग आसानी से समझ सकें, इस तरीके के प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं बस। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, भाई डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी खत्म की जाए, उनको कम करा जाए। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोशिश की जाए कि लोग आसानी से समझना शुरू कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली। इसीलिए आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स में हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी मतलब मार्केट में है, मार्केट इन द सेंस सेंसेक्स, निफ्टी, इस तरीके की किसी शेयर मार्केट से जिन्होंने शेयर्स उठाए हैं अपने आप को चलाने के लिए, उनमें कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान है और उनकी रिलायबिलिटी बढ़े। ठीक है, उनके ऊपर हम आसानी से रिलाई कर सकें। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या यूज है इसका, नॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं वो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हैं कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, वो सब कुछ एक होगा उनका, कोई भी ऐसी अलग अलग प्रैक्टिस नहीं की जा रही होगी कि आधा पे किसी ने बनाया आधा किसी ने बनाया अपने अपने तरीके से, ऐसा नहीं होगा, कंपेरेबल होती है जब चाहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है कि जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, तो इसीलिए हम निश्चिंत हैं, ऐसा सोचेंगे यूजर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट, सही बात है, जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं ये। और एक तरीके की प्रैक्टिस और पॉलिसी को लागू करवाते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए जिसके भी इतने सारे फायदे हैं, इतनी सारी नीड, इतनी सारी ज़रूरत, सब कुछ होगा, उसके नुकसान भी होंगे। तो वैसे ही उसके भी कुछ नुकसान है, जैसे कि ये मैनमेड है तो इसीलिए हर बार वेरिफिकेशन टेस्ट पास कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ये बिजनेस इन्वायरमेंट पे बेस्ड है और कंट्री के लॉज पे यानी कानून पे बेस्ड है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, उससे सड़क पर गाड़ी कैसे चला रहे हो, आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं, ये तय नहीं होता। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए गए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ये बहुत पहले थे बड़ी कंपनीज के लिए जो मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री वाली होती हैं, MNCs जिसे बोलते हैं शॉर्ट शब्द में, रोजमर्रा की भाषा में, उसका नहीं यहाँ पे अकाउंटिंग की जाती, छोटी फर्म्स की नहीं की जाती। IASC जो 1973 में बना था, उसको 2001 में बदल के नाम दे दिया गया IASB, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। फिर आता है IFRS 2000,
अच्छा, फिर आता है आईएएसबी ने क्या इशू किया, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। तो इन्होंने यह स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया। इन्होंने पाया कि इस तरीके से काम नहीं बन पा रहा है, तो इन्होंने बाद में क्या किया, यहाँ नहीं लिखा है, इन्होंने बाद में फिर से उसको रिडीम कर लिया, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएसबी, क्या ऑब्जेक्टिव्स है भाई आईएएसबी के जो ऊपर बनाए गए, ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट डेवलप हो, हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल और इन्फोर्सिबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, जिसके लिए इंफॉर्मेशन भी कैसी चाहिए, हाई क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। रिगोरस एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए, उनका यूज़ प्रमोट करने के लिए, जो भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था उसका, उसके ऑब्जेक्टिव से एसोसिएट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिनकी स्पेशल नीड्स है, स्मॉल और साइज, मीडियम साइज इंटरप्राइज यहाँ खुल रहे हैं, है उनको मदद करना। टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसा कि करें वो जिससे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नेशनल है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड है वो मिल के हाई क्वालिटी सोल्यूशन तक पहुंचा पाया करें। मीनिंग वही है। एसआईसी आप और जान सकते हो कि क्या होती है, वो होती है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। एजम्पशन इन आईएफआरएस, आईएफआरएस में बहुत सारी चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं। एक तो एक्रूअल एजम्पशन, मतलब कि ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस हमेशा चलने वाला है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये भी यही कहता है कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, बस ये गोइंग कंसर्न वाला सिर्फ इसी बात के लिए इतना करता है, जबकि एक्रूअल एजम्पशन कहता है, सॉरी मैंने एक्रूअल एजम्पशन गलत बता दिया आपको, एक्रूअल एजम्पशन कहता है कि भाई प्रॉफिट आगे जाके होने वाला है उसे अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉस आने क्यों नहीं आ रहा है तो उसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे क्रेडिट पर ही क्यों ना हुआ हो, वो वो अकाउंटिंग में उसी दिन नोट किया जाएगा, ठीक है, कैश मिलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन, माना जाता है कि जो परचेजिंग पावर है यानी रुपए की से डॉलर से जो वैल्यू है एक्सेट्रा, वो लगातार इस दौरान सेम है, बदल नहीं रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आईएफआर बेस्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट मिल के आता है, इसमें निकल के आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट निकल के आता है, एक्सेट्रा। इंडिया एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट बताया था आपको अभी पीछे, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। आईएफआरएस और इंडियन जीएपी में क्या फ़र्क है, तो वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं और इंडियन जीएपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स पे बेस्ड होती है। अब बात आती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंडिया एएस की। ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशनल इकोनॉमी इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो एक्सेट्रा। भाई अब भी आपने सुना होगा, कैपिटल फ्लो सुना होगा, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सबके थ्रू ग्लोबलाइजेशन नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ रहा है ना। और इस एज में ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के में एंटरप्राइजेस जो है अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड ले जा रहे हैं, भाई ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ बैंगलोर और हैदराबाद में जो हब्स बने हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्लेसमेंट करके लोग ले जाते हैं कंपनी वाले, एमबीएस को, बीटेक्स वालों को, उनको ज़्यादातर यही काम करवाया जा रहा है कि वो आउटसोर्सिंग बेस्ड सेंटर्स चला रहे हैं दूसरी बड़ी कंपनियों के, जो कंपनियां अमेरिकन है, कस्टमर भी वही है, पर अगर कांटेक्ट उन दोनों को आपस में करना है तो हमारे थ्रू वो करेंगे, है ना। कोई कंप्लेंट है, कुछ कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, एक्सेट्रा। इस समय क्या है, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चल रही हैं भाई, ओके नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग, बिजनेस, सब कुछ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एवरीथिंग, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बिजनेस में पढ़ाया था मैंने, सब चीज़ें बहुत तेज़ी में चल रही हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट और लॉ जो है हर कंट्री में अलग अलग होता है ना, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सारे देशों पर अप्लाई कर सकें।
कौन सी कंपनी के लिए नोटिफाई किया जाता है? जो स्टॉक एक्सचेंज में है इंडिया के, जिनका वर्थ जो है नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और जिनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कंपनी है खुद की। डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ये IFRS से इन्फ्लुएंस होकर कंबाइन करके इंडिया AS बन गए, उसमें और पुराने AS में क्या फ़र्क है? कुछ खास नहीं बना के लिखा गया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड होते हैं, जबकि इंडिया AS प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। रूल और प्रिंसिपल में फ़र्क जानिए अब जाके फिर। इंडिया इज इन्वॉल्व फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट वाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हमने पहले बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि जस्ट वहीं हो रहे होते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट चलता है, ना कि डायरेक्ट। मीनिंग क्या है भाई? ये सिंपल सिंपल IFRS से इन्फ्लुएंस इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया AS पहले भी थे पर केवल AS थे वो। अंडरलाइंग अजम्पशन इन इंडिया AS क्या क्या मान के चलते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, वही एक्रूअल अजम्पशन है ना, ये मान के चलना है कि उधार लेना देना चलता रहेगा, सामान जब बिक रहा है या जब खरीदा जा रहा है उसे तभी नोट करना है। प्लस गोइंग कंसर्न कंसर्न मतलब हम ये मान के चलने वाले हैं कि ये ऑफिस और लोग इसके चलते ही रहेंगे, यूं ना कोई बिल्डिंग या हमारा ऑफिस छोड़ेगा ज़्यादा सैलरी के चक्कर में, क्योंकि हम अच्छी डिसेंट सैलरी दे रहे होंगे और बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी एक सेक्टर में। अगर हम एक स्कूल चला रहे हैं, आजकल स्कूल भी बिजनेस है। इंडिया AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें एसेट और लायबिलिटी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में कोई बदलाव आया हो, तो किसी ने ड्राइंग की हो, कोई पार्टनर मर गया हो, कोई नया ऐड हुआ हो, कोई इक्विटी बढ़ा दिया हो कि भाई हमें ज़्यादा रखना है अभी, तो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हमें एक स्टेटमेंट देना होता है जिसमें हमें टोटल ओवरऑल मोटा मोटा बताना होता है कि हमारी इनकम क्या है, कितनी है, कैसे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब चीज़ें देख लेती है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया AS, भी ध्यान रखना है कि इंडिया AS अप्लीकेबल है हर जगह कि नहीं। इंडिया AS किस हिसाब से चल रहा है, वो 2013 के एक्ट के हिसाब से अभी भी चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन आ गए, यानी कि चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग, हाँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स तो अगला है 5th, ठीक है। तो 4 चैप्टर हम ये उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।